नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या भारत सच में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? नीति आयोग के सीईओ ने 2 दिन पहले ये दावा किया कि भारत जापान को पीछे छोड़ चुका है और चौथी इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन उसी नीति आयोग ने 48 घंटे के अंदर अपने बयान से पलटी मार ली है। दरअसल 24 मई को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। इसके बाद तो भक्त मानो खुशी से नाचने लगे। गोदी मीडिया में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बीजेपी नेता तो छोड़िए, खुद मोदी जी ने भी मंच से कह दिया कि अब हम जल्द ही तीसरे नंबर पर भी आ जाएंगे। लेकिन ये सारी की सारी बातें और भक्तों की सारी खुशियां धरी की धरी रह जाएंगी जब वो नीति आयोग का ताजा बयान सुनेंगे। दरअसल नीति आयोग के सदस्य अरविंद वर्मानी ने दावा किया कि भारत अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना है, लेकिन इस साल के अंत तक बन जाएगा। अब बताइए जरा, भक्तों के अरमानों पर तो पानी फिर गया। वो तो ढोल पीट रहे थे कि मोदी जी ने कर दिखाया, मोदी है तो मुमकिन है, तरह तरह की बातें की जा रही थी। ये सब कहते रह गए वो, और नीति आयोग अपने बयान से ही पलटी मार गया। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और इतनी जल्दी क्या थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नीति आयोग को कि पहले झूठ बोल दिया, उसके बाद उनके ही सदस्य आकर के सारे दावे की सच्चाई बता रहे हैं। इस पर तो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, दुनिया भर की खबरें हो गई, गोदी चैनलों पर चर्चा होने लगी, दुनिया भर के गोदी रिपोर्टर लिख के मोदी जी के जयकारे भी लगाने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि जिस चीज का ढोल पीट रहे हैं वो तो अभी हुआ ही नहीं है। और अब जो खबर आई है वो ये है कि जो भारत है, नीति आयोग के सदस्य बोले कि भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना है, साल के अंत तक बन सकता है। सीईओ ने कहा था कि मुकाम हासिल किया, यानी कि सीईओ ने कहा था कि हम बन चुके हैं। और इसके बाद में जो पूरा बयान है वो ये है कि वर्मानी ने कहा, जो कि नीति आयोग के सदस्य है, कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भरोसा है कि ऐसा 2025 के अंत तक हो जाएगा। इस बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए हमें 12 महीने का डेटा देखना होगा, तब तक ये पूर्वानुमान रहेगा। तो ये सर बयान आया है अब सदस्य का। सर, आपको क्या लगता है कि जो नीति आयोग के सीईओ ने पहले बयान दिया था कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, उन्होंने क्यों आखिरकार इतनी जल्दबाजी दिखाई? अभी तक तो आंकड़े स्पष्ट नहीं है, तो फिर किस बात के लिए इतनी जल्दबाजी की गई? जय संविधान। देखिए निधि, उन्होंने जल्दबाजी इसलिए दिखाई, वो नैरेटिव बदलना चाह रहे थे। असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव इतना खराब हो गया है और जवाब देते नहीं बन रहा है, लोगों के प्रश्नों का जवाब देते नहीं बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार, अब 8वीं बार उन्होंने कह दिया है, और अब आपको पता होगा, नई खबर आपको मिल गई होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है, एफिडेविट देके कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सुरक्षा समझौता कराया वो मैंने कराया। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी लेवल तक जाने को तैयार हैं, और हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल है, अस्वीकार भी नहीं कर रहे। ये भी नहीं कह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है, वो केवल ये कह रहे हैं कि डीजीएमओ का फोन आया, डीजीएमओ ने मान लिया। अच्छा, तो ये नैरेटिव चेंज करना चाह रहे थे, इन्होंने 2 दिन के अंदर नैरेटिव चेंज कर दिया और आप उसके जाल में फंस गई, आपने भी वो टॉपिक चुन लिया। देखिए, अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मोदी जी पे पुष्प वर्षा किस बात की हो रही है? गुजरात अपने गृह राज्य में जाकर फूलों की वर्षा कराना क्या बेशर्मी की पराकाष्ठा है या नहीं? अभी 26 मांगे उजड़ी हैं, महिलाओं के अभी रुदन रुके नहीं हैं, उनके परिवार के, माता पिता के परिवार के सदस्यों के रुदन रुके नहीं हैं। और ये जो हत्या हुई हैं हमारे लोगों की, ये हुई हैं केवल 2 मंत्रालयों की मूर्खता की वजह से, अकर्मण्यता की वजह से। एक गृह मंत्रालय, एक विदेश मंत्रालय। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को दंड देने के बजाय, और गृह मंत्री और विदेश मंत्री का रिजिग्नेशन लेने के बजाय, अगर मोदी जी पुष्प वर्षा करा रहे हैं, पुष्प वर्षा अगर कोई हकदार है आज के तारीख में, अगर पुष्प वर्षा का कोई हकदार है, सो सेना के अधिकारी।
और वो सेना के अधिकारियों की पत्नियों के, उनको बच्चों को सम्मान दिया जाना चाहिए आज की तारीख में। उनके ऊपर पुष्प वर्षा होनी चाहिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, और उनको ऐसे अनुदान मिलने चाहिए कि उनके जीवन में किसी बात की कमी न रह जाए। मोदी जी, आपके जिम्मे दो काम थे। आपका एक काम था गृह मंत्रालय के माध्यम से देश को अंतरिक्ष सुरक्षा देना। जब से आप आए हैं देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई। पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगांव हुआ। किसकी वजह से हुआ? उसको क्या दंड मिलेगा ये बताइए। और ये भी नई खबर है निधि, इस पहलगांव की घटना की भी जांच नहीं होगी। जांच क्यों नहीं होगी? पुलवामा की घटना की जांच क्यों नहीं हुई? इस घटना की जांच क्यों नहीं हुई? तो ये नैरेटिव वो चेंज करना चाह रहे थे। ये समझ गए थे कि ये जो नैरेटिव है ऑपरेशन सिंदूर का, ये महंगा पड़ रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं, और लोग सीरियसली पूछ रहे हैं, और भक्तगण पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि जो पुलवामा के अंदर हुआ वो किसने कराया था, पहलगांव के अंदर हुआ ये किसने करवाया था। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 15 महीने से वही आतंकवादी जिन्होंने पहलगांव की घटना की है, उन्होंने 3 और आतंकवादी घटनाएं कश्मीर के अंदर की, 15 महीने से घूम रहे थे। और पुलवामा के अंदर भी वो आरडीएक्स लेके 15 दिन तक जीप घूम रही थी। किसकी अनुमति से, किसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से इन लोगों ने हमारे लोगों की, बहनों की और बेटियों की मांगों को उजाड़ा है और पुष्प वर्षा करा रहे हैं? बेशर्मी की हद है। इस समय ये पुष्प वर्षा मोदी जी की किस चीज के लिए हो रही है? जो ये आक्रमण किया, जो टेररिस्ट कैंप्स पे हिट किया, वो हमारे अधिकारियों ने किया। उनके ऊपर पुष्प वर्षा होनी चाहिए। पूरे आतंकवादी ठिकाने खत्म नहीं हुए। और अभी भी मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कृपा करके ये बताएं कि ये जो घटनाएं घट रही हैं ये किसकी अकर्मण्यता का परिणाम है? बिल्कुल सर। और यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो विषय था, हम जिस पर चर्चा कर रहे थे कि जो चौथी इकोनॉमी बन चुका है, इसको लेकर के खूब ढोल पीटा गया। तो अगर आप ये भारत और जापान की तुलना कर रहे हैं, भले ही अभी ना बना हो, फिर से अपने बयान से पलटी मार ही ली हो, लेकिन अगर आप ये तुलना कर रहे हैं, भारत और जापान की जीडीपी की तुलना कर रहे हैं, या भारत और जापान की अर्थव्यवस्था की तुलना कर रहे हैं, तो आपको एक तुलना और भी करनी चाहिए, भारत और जापान की व्यक्तियों की तुलना। यानी कि भारत में एक व्यक्ति, उसकी आय क्या है, और जापान के अंदर एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, उस बात को भी ध्यान से देखना चाहिए। और अगर आप उस चीज को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया में 195 देश है और इस वक्त में हम 136वें नंबर पर है। मतलब एक तरफ तो आपको बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई जा रही है कि भाई भारत दुनिया भर में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये बताया जा रहा है, लेकिन कोई इस बात को नहीं बता रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में 136वें स्थान पर है। और ये कितनी बड़ी बात है। इसके लिए मैं एक जो ये ग्राफिक है उसके जरिए दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप देखिए कि यूएस में 2024 में जो है वो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 85,812 रुपए है, और चीन में 13,300 रुपए है, जर्मनी में 54,989 रुपए है, जापान में 32,500 रुपए, और भारत का आप हाल देखिए 2,711 रुपए। ये भारत का हाल है। और उसके बाद में फिर आप ढोल पीट रहे हैं, और 2025 तक प्रति व्यक्ति आय आप देखिए यूएस की है 89,105 रुपए, चीन की है 13,609 रुपए, जर्मनी की है 55,911 रुपए, जापान की 33,995 रुपए, और भारत की 2,878 रुपए। तो आप देखिए कि कितना फर्क है। उसके बाद आप अभी भी क्या जापान से तुलना कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम को लेकर? देखो निधि, जो पर कैपिटा इनकम है वो भी एक ऐसा संकेतक नहीं है जिससे पूरा निष्कर्ष निकाला जा सके, क्योंकि इस पर कैपिटा इनकम के अंदर अडानी और अंबानी भी इंक्लूडेड है। अगर आप अंबानी और अडानी को केवल निकाल दें, दो लोगों को निकाल दें, हमारी देश की पर कैपिटा इनकम साउथ ये अफ्रीकन देश जो बिल्कुल सबसे पिछड़े हुए देश हैं उनकी तुलना में भी नीचे चले जाएंगे।
हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे अच्छा है, नेपाल हमसे बेहतर स्थिति में है, भूटान बेहतर स्थिति में है, बांग्लादेश बेहतर स्थिति में। ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता है। असल में जब ये हम विवेचना करते हैं निधि, होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कमेंट करने लगते हैं आप खुश नहीं, आप नेगेटिव हैं, आप नेगेटिविटी को पालते हैं। ये बात तो देखिए सबको पता है आज के तारीख में जिस प्रकार की गरीबी भारतवर्ष के अंदर है, गिने चुने देशों में आपको मिलेगी। जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा गरीबी की स्थिति में है, वो भारतवर्ष के अंदर मेला न्यूट्रिशन हाईएस्ट है, पॉवर्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा, हंगर इंडेक्स सबसे ज्यादा स्थिति हमारी खराब है। पर कैपिटा इनकम भी एक प्रकार का द्योतक इसलिए नहीं है, उसमें सब लोगों की, तो उसमें जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट पिछले 11 साल के अंदर जिन्होंने बहुत संपदा कमाई है, और देखिए ये एक कमी ये रह गई जो ये कहा गया संस्था द्वारा कि हम चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। वास्तविकता यह है गौतम अडानी विश्व के सबसे रईस आदमियों में चौथे नंबर पे आ गए हैं। वो कहना चाह रहे थे कि अडानी जी चौथे नंबर पे आ गए हैं, उनके मुंह से निकल गया जीडीपी में भारतवर्ष चला गया है। ये पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं, हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ है, जापान की देश की जनसंख्या 12.5 करोड़ है। 12.5 करोड़ की जनसंख्या वाले लोग उतना उत्पादन करते हैं जो 144 करोड़ की जनसंख्या वाला देश इस साल के अंत तक अचीव करने की कोशिश कर रहा है। बताइए कितनी बदहाल स्थिति है हमारी। 12 गुने ज्यादा संपन्न है जापान हमसे। जीडीपी की तुलना करें, प्रति व्यक्ति आय की तुलना करें, हंगर इंडेक्स की तुलना करें, मेला न्यूट्रिशन की तुलना करें, और अब तो निधि एक इन लोगों ने और काम शुरू कर दिया है। दिल्ली के अंदर खुलेआम सरोजनी नगर हो, लाजपत नगर हो, जामिया हो, गरीब लोगों के मकान और उनकी दुकानें पूरी तरह से तोड़ के दिल्ली को तहस नहस कर रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे हमारा देश ऐसा बना देंगे जिसके अंदर गरीब आदमी रहने लायक स्थिति में निधि नहीं रह जाएगा। भारतवर्ष के अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो अगर आप विदेश जाएं और ये 6 महीने रह के आए, आप झेल जाएंगे वहां पर, अमेरिका में या यूरोप में रह के। वहां आपको हर काम अपने हाथ से करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, एवरीथिंग यू विल हैव टू डू। फर्नीचर भी लाएंगे तो अपने हाथ से असेंबल करना पड़ेगा, कोई असेंबल करने नहीं आएगा। भारतवर्ष का क्या खूबसूरती है हमारे देश के अंदर। घर में काम करने वाले आपके हेल्पर्स मिल जाते हैं, सब्जी फल वाले घंटी बजा के आपको सब्जी फल देते हैं। ये गरीब और अमीर के बीच का तारतम्य है। हाईवे बना दिया आपने निधि, दिल्ली से मुंबई पहुंचा देंगे 12 घंटे में, रास्ते भर के हजारों ढाबे वाले बंद हो जाएंगे, फल वाले बंद हो जाएंगे। पहले गाड़ी से लोग जाते थे, छोटे डिस्टेंस पे जाते थे, ढाबे में बैठते थे, खाना खाते थे, चाय पीते थे। अब मैकडॉनल्ड में खाएंगे, अब डोसा प्लाजा में खाएंगे। अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को उजाड़ा जा रहा है, दिल्ली वाले आज कह रहे हैं आज इलेक्शन करा दो, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, और यही हाल हम देख रहे हैं कि लगातार बना हुआ है, और उसके बावजूद बीजेपी हो, चाहे उनके भक्त हो, चाहे मोदी मीडिया हो, और वो गुणगान करने में लगे हुए हैं कि मोदी जी ऐसे वैसे। लेकिन कुछ सवालों के जवाब, क्योंकि आप पहले पहलगाम की बात कर रहे थे, तो 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, कुछ चीजों का जवाब अभी तक नहीं मिल सका है, और उसको लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कुछ सवाल कर रहे हैं। वो मैं एक बार वीडियो दिखाती हूँ। हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है। लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी
आंतरिक नीतियां जो हैं, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ पिछले 10 घंटों में क्या हुआ। विदेश नीति का मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा की रेस्ट्रिक्शंस, जो रोक थी, वो हटा दी। ये अभी कल हुआ है। कुवैत में जो लेबर फोर्स है 21% भारत का है। यह भारत की विदेश नीति है कि अब चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफनेट कर दिया, एक कर दिया, और हमारे यहां से चू नहीं निकली, न प्रेम चोपड़ा बोला, न परेश रावल बोला, तो उसकी यह हालत हो गई कि कुवैत अब भारत और पाकिस्तान को एक दृष्टि से देखने लग गया। जो रेस्ट्रिक्शन थी वीजा पाकिस्तानियों पर कुवैत से, वो हट गई, और पाकिस्तान और कुवैत अब लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। यह भी आप सुन लीजिए। यह है आपकी विदेश नीति का नतीजा। एक और उदाहरण देता हूं, यह अभी पहलगाम के बाद ही हुआ है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और भारत की हाइफनेशन का नतीजा देखिए कि 5 साल का वीजा की अनुमति पाकिस्तान को भी दे दी। यह स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब, एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है। 22 फरवरी 1994 में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था पीएको को लेकर। आज इस बात को 31 साल हो गए, और इस 31 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो मई 2025 के इस द्वंद्व में मालूम पड़ा, वो बहुत चिंता का विषय है कि कैसे चीन और पाकिस्तान एक होकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक होकर आए, एक होकर दिखे। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम इस बात को एड्रेस नहीं कर रहे क्योंकि ट्रोल्स को समझ में नहीं आता। सब कुछ तो ट्रोल्स निर्णय लेते हैं। हमारी नीति क्या है, हम इसका कैसे जवाब दे रहे हैं। हम हाइफनेशन होने दे रहे हैं, हम अलग थलग होते चले जा रहे हैं विश्व समुदाय में। अभी कल ईरान ने खुलकर पाकिस्तान को बोला, और ये वही ईरान है जिसके खिलाफ आपके ट्रोल्स टीवी पे, जिनको ये लोग भेजते हैं एक्सपर्ट बना बना के, आपने देखा पिछले 1 महीने में उस एक ट्रोल नहीं, अनेक ट्रोल हैं, ईरान के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणियां की। ये वही ईरान है जिसमें दशकों की मेहनत सरकारों ने की, कांग्रेस की सरकारों ने की और सरकारों ने की, कि आज भी वो पाकिस्तान को खुलकर उसने चुनौती दी कि आप आतंक को शरण देते हैं। और कोई, न नेपाल न भूटान, छोड़ दीजिए, कोई नहीं आया। तो ये सब बहुत गंभीर विषय हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत गंभीरता से इसको एड्रेस कर रही है। तो सर, ये कुछ सवाल पूछे गए हैं कि किस तरह से जो मोदी सरकार है वो लगातार सवालों के जवाब नहीं दे रही है, चाहे वो पुंछ का हमला हो, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, और सीजफायर किन शर्तों पर हुआ, जो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, बचकर कैसे निकल गए, सीजफायर की शर्तों में इन आतंकियों को वापस लाना क्या शामिल नहीं था। इस तरीके के सवाल अगर पूछे जाए तो मतलब डायलॉग मारा जाता है, और इस सरकार ने जो राजनीति है, राजनीतिक विमर्श है या विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद ये सारे जो नतीजे निकल रहे हैं, बार बार डायलॉगबाजी की जा रही है, इन सवालों के जवाब आखिरकार कब मिलेंगे?
देखिए, केवल इन्होंने ट्रोल्स को आउटसोर्स नहीं कर दिया है, अब तो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो भी ट्रोल की तरह काम करने लगे। आपको नई खबर मिली होगी, कर्नाटका के अंदर एक डीएम आईएएस अफसर हु हैपेंस टू बी ए मुस्लिम लेडी और जिसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का पूरे हिंदुस्तान में डंका बोलता है, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि यह लगता है पाकिस्तान की बेटी है। और उसके बाद आईएएस एसोसिएशन ने लिख कर दिया कि इस प्रकार का अपमान उस हाईली इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाली लड़की का हम लोग नहीं सहन करेंगे। देखिए, ये लोग नीचता पे उतर आए, इनके नेता जो हैं उन पे अब कोई लगाम नहीं रह गया है। ये अपने हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को फिर खोजने का प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई ये बताइए कि आपने जब 21 ठिकाने थे आतंकवादियों के, आपने 9 पे अटैक क्यों किया, केवल 21 पे अटैक क्यों नहीं किया? उसके बाद जो मांगे सुनी हुई, जो 26 लोगों ने शहादत दी, उनके आंसू पोंछने भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता गया और मोदी जी क्यों नहीं गए? मोदी जी अपने ऊपर पुष्प वर्षा किस उपलक्ष्य पे करा रहे हैं? हमारे 26 महिलाओं के विधवा हो जाने की वजह से या उनकी मौत की वजह से किस बात के लिए पुष्प वर्षा अपने ऊपर करा रहे हैं? और ये जो आपने युद्ध विराम किया है, और युद्ध विराम अपने लिए खुद तो कहते हैं युद्ध विराम हो गया तो मैं कन्विंसिंग करूंगा, मैं पुष्प वर्षा कराऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, अपोजिशन कुछ ना करे क्योंकि युद्ध विराम नहीं हुआ है। युद्ध विराम हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर युद्ध विराम हुआ है तो मोदी जी ये पुष्प वर्षा वगैरह छोड़ दीजिए, और अगर युद्ध विराम हो गया है तो विपक्ष को भी और हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। देखिए, हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो भारत माता के सपूत हैं या कपूत हैं, जो भी हैं, हम तो भारत माता के बेटे हैं। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब से आप लोग सत्ता में आए हैं, आंतरिक सुरक्षा में ढील की वजह से आतंकवादी घटनाएं इतनी ज्यादा। अच्छा, ये क्या कहते हैं? आप देखिए, इनके सारे गोदी मीडिया को देखिए, 26 गारे के बाद आपने अटैक क्यों नहीं किया? 26 गारे के बाद आपने अटैक क्यों नहीं किया? 2 प्रश्नों का जवाब दे दें मुझे। कंधार इसी आतंकवादी को, जिसको मारने के लिए आप लोग ये सब कुछ कह रहे हैं कि हमने मारने के लिए अटैक किया, उसको कंधार छोड़ने कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे। हमने प्रश्न उठाया क्या? इसलिए नहीं उठाया कि नेशनल इंटीग्रिटी और सुरक्षा का मसला था, हमने आपको नहीं। और जब अटल जी बस यात्रा लेके लाहौर बस यात्रा कर रहे थे, उसके 1 महीने के अंदर कारगिल में आके पूरे पर्वतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी बैठ गए थे और मुशर्रफ भी आके बैठ गया था और कई दिन वहां बिता के गया था। और बाद में खैर हमारे वीर सैनिकों ने उन्हें धक्का देके बाहर निकाला। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था और हमारे वीर जवानों की शहादत हुई थी, आपने उसके बाद अटैक किया था क्या? 26/11 के अटैक के बाद पूरे विश्व की सहानुभूति हमारे साथ थी। आज पूरा विश्व हम पे थूक रहा है और आप पुष्प वर्षा करा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? सारे देश कह रहे हैं हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी है और देश के अंदर जो ये घटनाएं घट रही है आतंकवादियों ने घटवाई हैं या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की करतूत है। क्योंकि उनको आइडेंटिफाई आपने कर लिया। नीदरलैंड्स का अगर जर्नलिस्ट पूछ रहा है कि आपने मारा क्यों नहीं, आपने पकड़ा क्यों नहीं, कह रहे नहीं वी हैव आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफिकेशन के बाद अब उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, मार नहीं पा रहे हैं। आपके लोग हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या? एमएलए हैं क्या जिन्होंने हमारे देश के लोगों की शहादत कराई है? बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। हमारे 40 लोगों की शहादत क्यों हुई? आपने युद्ध विराम किया है कि नहीं किया है? और ट्रंप अब तो कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे रहे हैं कि ये युद्ध विराम उन्होंने कराया है। क्यों नहीं आप खुल के बताते माननीय प्रधानमंत्री जी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? फिर आप जाके झप्पी लगेंगे, फिर 7.5 कैरेट का हीरा उसको बेच कर देंगे और वो आपको रोज जलील कर रहा है और हम लोगों को जलील कर रहा है और हम लोगों के शर्म से सिर झुक रहे हैं। और आप कह रहे थे पूरे विश्व में डंका बोल रहा है। फ्रांस आपसे धोखा कर रहा है, फ्रांस आपसे धोखा कर रहा है। वो आपको सोर्स कोड नहीं दे रहा है और आपके राफेल गया, खोया, टूटा, नहीं टूटा बताने को तैयार नहीं। कितने जवानों की शहादत हुई आप बताने को लिए तैयार नहीं है। आप कम से कम उनके परिवारजनों को सल्यूट तो कीजिए, उनको प्रणाम तो कीजिए, उनको ये तो बताइए कि देश उनके साथ खड़ा है। आप प्रसिद्धि लूट रहे हैं। आपने महाराज क्या किया है? आपकी वजह से 26 लोग मरे हैं पहलगांव के अंदर, आपकी वजह से 40 लोग मरे हैं, आपकी वजह से पठानकोट के अंदर आईएसआई
भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार आके आईएसआई को आपने, और ये थरूर साहब ने अमेरिका के अंदर बताया, आपने मोदी जी पर्सनली फोन किया था नवाज शरीफ को। इस बात को अस्वीकार कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं शशि थरूर। अगर वो सच बोल रहे हैं तो आपको आज ही रेजिग्नेशन दे देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री पद से। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। ये सारे सवाल तो पूछे जाने ही चाहिए, लेकिन इनका जवाब मोदी सरकार ही दे सकती है। आज सर जो दूसरा हमारा विषय था वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में जो मंत्री है विजय शाह, उन्होंने जो कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी, उसको लेकर के जो एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था, उस टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल कर दी है। और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब तक कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जांच अभी शुरुआती दौर में है। जांच की अंतिम रिपोर्ट के लिए एसआईटी ने और वक्त मांगा है। एसआईटी को जांच के लिए जुलाई तक का वक्त दे भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और विजय शाह जो ये केस है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रोक दिया है कि वो सुनवाई ना करे। इस मामले में जो भी सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, तो वहां की सुनवाई को कैंसिल कर दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जून में होगी, तब तक एसआईटी इस मामले की और जांच करेगी। सर मुझे समझ में नहीं आता कि जांच किस बात की हो रही है। वीडियो सबके सामने है, साक्ष्य सबके सामने है, उसके बावजूद एसआईटी किन गवाहों के बयान दर्ज कर रही है? क्या मतलब क्या साबित करना है उनको? कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो जिसको दाखिल करने में उनको जुलाई तक का वक्त लग जाएगा? देखिए, उन्हें बचाना है, उन्हें विजय शाह को बचाना है। जैसे मनोहर लाल धाकड़ को उन्होंने बचा लिया, 24 घंटे के अंदर उसको जमानत मिल गई। अरे विजय शाह ने किस बात की माफी मांगी थी, ये बताइए, किस बात की माफी मांगी? जो बात उन्होंने कही उसको अस्वीकार तो नहीं किया। उन्होंने तो नहीं कहा कि ये एडिटेड वीडियो है। उन्होंने कहा हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। उसके लिए 3 बार उन्होंने माफी मांग ली। माफी किस बात की मांगी है? इसका माने ब्रजभूषण शरण सिंह को जैसे छोड़ा गया है, जैसे मनोहर लाल धाकड़ को छोड़ा गया है, जैसे हरियाणा के जो राज्यसभा के सांसद हैं, जिस प्रकार से वहां देवड़ा जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है, आज तो पागलपने की बहार आ गई है पूरे। अब ये कर्नाटका के अंदर कलबुर्गी के अंदर वहां की डीएम एक आईएएस अधिकारी को इस प्रकार की भाषा का ये लोग उपयोग कर रहे हैं। ये लोग निधि, मैं आपको बताता हूं, ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे, देश को खत्म कर देंगे। गुंडे बदमाशों का शासन आ गया है इस देश के अंदर। अब जो शरीफ लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनको कसम खा लेनी चाहिए देश को बचाने के लिए इन दुष्टों को सत्ता से बाहर करें ये लोग। अब आप बताइए, जो मनोहर लाल धाकड़ ने किया, मैं तो इस बात से चिंतित हूं, मेरे देश के बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा, जो फेसबुक देखते हैं, जो व्हाट्सएप देखते हैं, जो यूट्यूब देखते हैं, उनके दिमाग में किस प्रकार की भावनाएं भर रही होंगी और किस प्रकार की कुत्सित विचार। और एक बड़ा नेता है भारतीय जनता पार्टी का, इन लोगों को शर्म नहीं आती इस देश की नेक्स्ट जनरेशन के साथ ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बेशरम लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं और इनको ये एक भी, जो ट्रम्प कह रहा है, एक बात का प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं। जो अभी हमारे साथ फ्रांस ने किया है, और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, मोदी जी ने अनिल अंबानी को ठेका दिलवाया। अनिल अंबानी को खिलौना बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है और बर्बाद एक पूंजीपति था उस जमाने में, और जब से उसको बोफोर्स का मेंटेनेंस का ठेका मिला उसके बाद ही उसका जीवन में सुधार आया और वो पैसा कमा लिया, क्योंकि वो भी गुजराती है। तो इस प्रकार से आपने राफेल का बर्बाद कर दिया, आपने राफेल को। और फ्रांस गवर्नमेंट कह रही है हम इंस्पेक्शन भारतवर्ष के अंदर आके करना चाहते हैं, कितने राफेल सुरक्षित हैं, नहीं इंस्पेक्शन की अनुमति दी जा रही है। जनता को जागना चाहिए, जनता को सचेत हो जाना चाहिए, व्हाट्सएप से बचना चाहिए, गोदी मीडिया से बचना चाहिए और सच्चाई जाननी चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछना हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है। हम माननीय मोदी जी की इज्जत करते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का अधिकार हम किसी को भी नहीं देंगे। हम डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं देंगे, हम फ्रांस और यूके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देंगे। हमारा देश सर्वोपरि है, भारत माता सर्वोपरि। बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने। और एक और मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, प्रोफेसर अली खान वाले मामले को लेकर के। और इसमें भी जिस तरीके से लगातार उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे अली खान,
उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के निर्देश दे दिए, उनको फिर से राहत दे दी है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है अली खान, उनको बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार में कोई भी बाधा नहीं है, लेकिन कुछ मामलों के संबंध में उनको ऑनलाइन पोस्ट से बचना चाहिए था, ये उन्होंने आज हिदायत दी। और यहाँ पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो एसआईटी थी उसको भी साफ हिदायत दे दी कि अब आप अपनी जांच का दायरा ना बढ़ाएं और केवल उन्हीं 2 एफआईआर की सामग्री तक सीमित रहें जिनके लिए उसका गठन हुआ है। दरअसल उनके जो वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अली खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें आशंका है कि जांच एजेंसियां इस मौके का दुरुपयोग करके दूसरे मुद्दों की जांच शुरू कर सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इस अवसर का लाभ उठाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरी चीजों की जांच शुरू कर दे। सिब्बल ने इसके साथ ही कोर्ट से आग्रह किया कि जांच का दायरा सिर्फ निर्धारित एफआईआर तक सीमित रहना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी एसआईटी को और कहा है कि अपने निर्धारित विषय तक ही सीमित रहें। इस जांच की आड़ में दूसरे मामलों की तफ्तीश नहीं होनी चाहिए और जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट पहले इस कोर्ट के समक्ष पेश की जाए, उसके बाद संबंधित अधिकार क्षेत्र वाली अदालत को सौंपी जाए। क्योंकि सर जो हरियाणा सरकार है वो लगातार इस मामले में हस्तक्षेप करके इस मामले में और ज्यादा इसको पेचीदा करने की कोशिश कर रही थी और उनके खिलाफ और ज्यादा जांच बिठाने की कोशिश कर रही थी प्रोफेसर अली खान को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस पर भी रोक लगाई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान तो करते नहीं है, ये नहीं सुनेंगे, ये करेंगे। और ये और जांचों में देखिएगा, अली खान को छोड़ेंगे नहीं, एक प्रोफेसर को नहीं छोड़ेंगे, एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसका दोष केवल इतना है कि वो मुसलमान है। आप निधि मुझे ये बताइए, रिपब्लिक टीवी के जो अर्नब ने किया उसको तुरंत बेल मिल गई, जबकि वो उसने किया था बहुत ज्यादा गंभीर मसला था। और किसी भी पत्रकार से और रिपब्लिक टीवी के सीईओ के पत्रकार के लेवल का आदमी अगर वहां पे टरकई के एक कॉन्फ्रेंस सेंटर को इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिस बता दे और उसके बाद पूरा व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय हो जाए और हर गोदी मीडिया में कि साहब टर्की के अंदर कांग्रेस का ऑफिस है, कांग्रेस का ऑफिस क्यों है, उसे बदनाम करे, उसमें उसको तुरंत बेल मिल जाए, उसमें कोई एसआईटी गठित ना हो और उसमें कहा जाए कि ये तो वाणी की स्वतंत्रता है इसलिए उसमें कोई इंक्वायरी एसआईटी ना हो। अरे यहां तो उसने कठिन क्लिष्ट अंग्रेजी लिख दी है। केवल उसने ये कहा है जो वास्तविकता है कि हिंदुस्तान का 142 करोड़ आदमी, चाहे वो डॉक्टर सोफिया कुरैशी हो, चाहे निधि तिवारी हो, चाहे अखिल स्वामी हो, कानून सबके लिए बराबर है। 142 करोड़ लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना के समान अधिकार दिए हैं और किसी को पे एहसान नहीं करते अगर संविधान के अधिकार उसको मिलते हैं, किसी को दंड। लेकिन रिपब्लिक टीवी को कुछ नहीं हुआ और जबकि बहुत बड़ा अपराध था वो। और यहां पे एक प्रोफेसर को जो पढ़ा लिखा आदमी और इतना ज्यादा प्रबुद्ध आदमी है, अशोका यूनिवर्सिटी जैसे फेमस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसकी अंग्रेजी नहीं पाए, उसके लिए एसआईटी बना दी है और एसआईटी बाएं दाएं 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 आप देख लीजिएगा, उन्हें बेल नहीं मिलेगी, उन्हें कहीं ना कहीं अरेस्ट कर ही लेंगे लोग। ये जिस प्रकार से देश के अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, ये मेरे लोकतांत्रिक संवैधानिक देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जो बात सिद्ध कर दी सोफिया कुरैशी ने और हमारे देश के मुसलमानों ने सिद्ध कर दी, ये हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, हम 142 करोड़ भाई भाई है। भारतीय जनता पार्टी अब ये नहीं समझ पा रही है बिहार इलेक्शन में इस नैरेटिव का फायदा कैसे उठाएगी, इसलिए दोबारा जहर घोलना शुरू करेगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने कुछ किया हो न किया हो, वो खाई को पाट दिया था और हिंदू मुसलमान को नजदीक ले आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, देश के तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। कैसे लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।